तो थर्ड एंट्री जो की है हमने परचेज कंसिडरेशन की, तो उस एंट्री के बाद में अपन पेमेंट करेंगे डिवेंचर्स को। और जैसा आपने क्वेश्चन रीड भी किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि डिवेंचर्स को इसने बोला था पॉइंट नंबर 2 में कि एफएम के डिवेंचर्स को 10% डिस्काउंट पर पेमेंट करना है, जिसके लिए बीएस लिमिटेड अपने 100 रुपये वाले 7% डिवेंचर्स जो है वो दे रही है। तो पहली बात तो ये कि उसका पेमेंट बैलेंस हम आगे लेकर आए थे सेकेंड एंट्री में 4 लाख, लेकिन ये कह रहा है कि उसका हमने डिस्काउंट पर पेमेंट किया है, 10% उसको कम पेमेंट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ एंट्री, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स। तो डिवेंचर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि उसके डिवेंचर रहेंगे तो उसी के नाम से जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन अगर हमने उनको अपने डिवेंचर्स दे दिए तो अब वो हमारे जो है ऋण पत्रधारी यानी कि लोन जो है क्रेडिटर्स बन जाएंगे। तो हम जो लेकर आए थे 8% डिवेंचर ऑफ एफएम लिमिटेड, वो लेकर आए हैं 4 लाख रुपए के, लेकिन इसने बोला कि हम उसके बदले में 8 की जगह 7% डिवेंचर देंगे पहली बात तो, और वो भी देंगे 10% कम। तो ये जो 10% आप कम देते हो इसका जो बेनिफिट होता है ये आपकी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर अपन ज़्यादा देते हैं रिडम्पशन पर तो वो कहलाता है प्रीमियम और रिडम्पशन, कि भाई 4 लाख देने थे उसकी जगह आपने 4,40,000 10% एक्स्ट्रा दिया, तो वो लॉस होगा जो क्रेडिट साइड में आएगा, जिसको अपन को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और इसकी अपोजिट अभी फिलहाल अपन को जो है इसमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप 4 लाख के बदले 10% उनको कम दे रहे हो। तो 4 लाख का 10% मतलब 40,000 आप उसको कम दे रहे हो, तो 3,60,000 रुपये ही आप उसको जो है वो डिवेंचर दोगे। और ये जो एक फ़ायदा हुआ है कैपिटल रिजर्व, तो ये बाद में अपन इसको कैसे डील करते हैं वो भी मैं फिर आपको बताता हूँ। उसके बाद इसने लिखा है कि ट्रेडमार्क यूज़फुल नहीं है। तो जब यूज़फुल नहीं है तो ट्रेडमार्क्स को अपन को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, WO रिटर्न ऑफ। और ट्रेडमार्क्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि ट्रेडमार्क मतलब कि लोगो और सिंबल ऑफ द बिजनेस होता है, जो अगर खरीदने वाले बिजनेस का लोगो अगर पहले से होगा तो वो बेचने वाले के लोगों का कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि वो बिजनेस खरीदते समय उसको लेना पड़ा, उसके लिए जो उसने पहले पार्टी थी जिसने पेमेंट करके उसको बनाया था, बनवाया था, जो भी पैसा उस पर खर्च किया, तो हमको उसके लिए पैसा देना पड़ा। तो हमको इस प्रोसेस में परचेज मेथड में जो भी नुकसान होता है XYZ कुछ भी, तो वो सारा का सारा आपको गुडविल से जो है वो सेट ऑफ करना पड़ता है, मतलब गुडविल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ट्रेडमार्क्स को अगर अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रेडमार्क सेट ऑफ करेंगे तो कितने रुपए के थे, 35,000 रुपये के। तो 35,000 रुपये का घाटा आपको अपने गुडविल अकाउंट के अंदर जो है वो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगला पॉइंट जो है फोर्थ अपन ने कर चुके हैं PC का। और फिफ्थ पॉइंट जो है कि इन्होंने अमालगमेशन का जो खर्चा होगा या एब्जॉर्प्शन का जो खर्चा है वो पेमेंट किया। तो अमालगमेशन एक्सपेंसेस पेड, तो ये भी आपको जब एंट्री लिखाई थी तब बता दिया था, फिर से बता दिया कि भाई जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी नुकसान होगा परचेज मेथड में, वो सारा का सारा आपका कहाँ जाएगा, गुडविल में। तो इसकी एंट्री भी अमालगमेशन एक्सपेंसेस की एंट्री भी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी। और ये है 5,800 से। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप एक बहुत ही अलग और स्पेशल चीज़ ये सीखोगे, शायद में भी फर्स्ट टाइम, कि हम जो कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं उस पर हमको नुकसान के रूप में कहीं गुडविल भी मिल रही है, कहीं फ़ायदे के रूप में हमको कैपिटल रिजर्व भी मिल रहा है। तो हमारा एक लॉजिक होता है कि हम दोनों में से एक चीज़ को ही रख सकते हैं कि या तो हमको नुकसान हुआ है गुडविल का, और या फिर हमको क्या हुआ है, फ़ायदा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर सेल्स और सेल्स रिटर्न होता है तो यूजुअली हम दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं कि सेल्स क्रेडिट में दिखा दें, रिटर्न को डेबिट में दिखा दें, लेकिन मोस्टली हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा कर ही दिखाते हैं। तो मतलब गुडविल एक तरह का खरीदते समय का घाटा है और कैपिटल रिजर्व खरीदते समय का एक फ़ायदा है। तो हम उन दोनों को मिक्स करते हुए जो भी कम होगा उसको सेट ऑफ कर देंगे। जैसे गुडविल तो बहुत ज़्यादा थी, 3,93,000 पहले आ गई थी, फिर ये 35,000 आ गई है, 5,800 और आ गई है, जबकि कैपिटल रिजर्व जो है वो केवल आपका 40,000 रुपये है। तो इसलिए हम हमारे जो गुडविल को सेट ऑफ कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, और कैपिटल रिजर्व का अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री में लिखता हूँ कि गुडविल रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, कि भाई कैपिटल रिजर्व के खाते से हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, तो इसकी एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व टू गुडविल।
और एंट्री याद रखने और समझने का जो लॉजिक है वो ये है कि गुडविल का खाता होता है डेबिट, तो उसको अगर आप रिटर्न ऑफ करोगे तो वो क्या होगा क्रेडिट, और कैपिटल रिजर्व का खाता आपका क्या होता है क्रेडिट, उसको राइट ऑफ करोगे तो वो अकाउंट आपका क्या हो जाएगा डेबिट। एंड देन इसके बाद अब अपन को इसमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट के अंदर जैसे मैंने अब ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर लिया है तो इसमें खाली वेंडर की ही बैलेंस शीट दी हुई है, तो उसकी बैलेंस शीट से हमको कोई लेना देना नहीं। हमने यहाँ जितनी जनरल एंट्रीज करी है तो जनरल एंट्रीज में हमने जो जो चीज़ें लिखी है वो सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर यूज़ में लेनी है। तो मैं बैलेंस शीट इसकी बना देता हूँ, और जब 2 कंपनीज की बैलेंस शीट आएगी तो वो भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस में बता दूंगा कि अगर 2 क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मतलब 2 बैलेंस शीट जो होती है जिसके अंदर, तो वो किस तरह से मिक्सअप करके बनाते हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर तो बैलेंस शीट के अंदर हम सबसे पहले लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी। और उसके बाद उसके अंदर लायबिलिटी एंड इक्विटी के अंदर हमको पहली चीज़ दिखानी होती है लायबिलिटी साइड के अंदर शेयर होल्डर फंड, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड के अंदर फर्स्ट पार्ट होता है आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में हमने जो परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट में दिए थे इक्विटी प्रेफरेंस जो भी है वो देखना है। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर तो दिए नहीं, केवल इक्विटी शेयर दिए थे पीसी के पेमेंट में 90,000। और आपने देखा था कि कैपिटल हमने अलग लिखी है और प्रीमियम हमने अलग लिखी है, तो दोनों को अपन को अलग अलग ही शो करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते हैं कि कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी थी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 शेयर थे और 10 रुपये का एक, तो हमने एंट्री में लिखा है थर्ड में आपके 9 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो शेयर होल्डर फंड का दूसरा पार्ट होता है, तो वो लिख दिया जाएगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आप एंट्रीज में अगर देखें तो एंट्रीज में आप सेकंड एंट्री के अंदर आप कोई रिजर्व लेकर नहीं आए, क्योंकि परचेज मेथड के अंदर हम पुरानी कंपनी का कोई भी रिजर्व लेके नहीं आते हैं। और कैपिटल रिजर्व एक जनरेट हो गया था लेकिन उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, तो वो भी अब रहा नहीं। तो इसके अंदर केवल एक सिक्योरिटी प्रीमियम का जो खाता था, जो आपने थर्ड एंट्री के अंदर परचेज कंसिडरेशन के समय 90,000 इंटू 2 करके लिखा था 1,80,000, वो प्रीमियम जरूर यहाँ पे आपके आ जाएगा। एंड देन उसके बाद एक आध लाइन छोड़कर लायबिलिटी का जो सेकंड हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। तो एक फ़ायदा इसमें आपको होगा कि बैलेंस शीट जो बनती है इसके अंदर वो सारे लेसन्स में सिवाय जो लास्ट के 3 लेसन जो भी मैंने कराए बैंकिंग, इंश्योरेंस और डबल अकाउंटिंग, उसके अलावा सारे लेसन में एक ही बैलेंस शीट बनती है। तो वो बैलेंस शीट अगर आप अच्छे से याद करते जाएंगे जैसे जैसे लेसन्स होंगे तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स आते हैं और डिबेंचर हमारे पास है 7% डिबेंचर, और 7% डिबेंचर हमारे जो है वो कितने रुपए के 360। और इसमें कोई लायबिलिटी है नहीं, तो लायबिलिटी का थर्ड हिस्सा होता है करंट लायबिलिटी, आखिरी पार्ट। तो करंट लायबिलिटी के अंदर हमने क्या लिया था, इसके अंदर क्रेडिटर्स को लिया है एक, जो कि है 3,18,600 रुपये। तो ये लायबिलिटी साइड लगभग आपकी पूरी हो गई है। कोई और एडजस्टमेंट अगर इसमें होगा तो एंट्री के अंदर आपको एक बार थोड़ा चेक करना पड़ता है प्रॉपरली। तो एक बार मैं इसकी टोटल लगा लेता हूँ कि टोटल इसकी लायबिलिटी की कितनी आ रही है। तो अभी इसमें जैसे लायबिलिटी साइड है, चलिए पहले एक बार या तो सारी एंट्री चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर इसको अपन लिखते हैं। इसके बाद लायबिलिटी के बाद अपन को इसमें एसेट्स अकाउंट जो है, एसेट साइड जो है वो लिखनी है। तो साथ साथ एसेट भी चेक कर लेते हैं और उसके बाद फाइनल करते समय फिर दोनों की जोड़ अपन एक साथ ही लगा लेंगे। तो ये कंटिन्यूशन में लायबिलिटी के नीचे ही आपको इसमें लिखनी है एसेट्स। एसेट्स का पहला हिस्सा होता है आपका नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स आपका पहला हिस्सा होता है। देखते हैं अपन ने कौन कौन सी एसेट ली है और कितनी अमाउंट के साथ ली है, वो सारा अपन को इसमें ध्यान रखना है।
तो देखिए सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, जिसको हमने उसी रेट पे लिया था जो क्वेश्चन में दी हुई है। बिल्डिंग है उसको भी उसी रेट पे लिया है। तो फर्स्ट नंबर पर बुक में है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख देंगे अपन 4,25,000। उसके बाद हमने ली है प्लांट एंड मशीनरी, उसकी रेट में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा आपका 2,25,000। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी हमने विदाउट एनी चेंज एज इट इज़ लिया है, जो है हमारा 75,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमने लिए भी थे, लेकिन ट्रेडमार्क लेने के बाद हमने उनको जो है वो क्या कर दिया, वापस रिटर्न ऑफ कर दिया, तो आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट हमने लिए ही नहीं। उसके बाद आने लग गया डेटर, तो इसका मतलब डेटर्स आ रहा है, तो फिर इसके अंदर आपको डेटर्स तो करंट एसेट्स में आता है, तो करंट एसेट्स लिख देते हैं। और उसके अंदर एक तो आपके है डेटर्स, जो कि है आपके 3 लाख रुपए के। फिर उसके बाद आपके है स्टॉक, और स्टॉक है आपके 5,60,000 रुपए के। और उसके बाद है बैंक बैलेंस, लेकिन बैंक के अंदर इसमें लग रहा है कि कंडीशन थोड़ी एडवर्स हो चुकी है, क्योंकि बैंक में हमारे पास 56,000 थे, हमने 2,70,000 रुपये अलग से पेमेंट कर दिए परचेज कंसिडरेशन के अंदर, और 5,800 रुपये अपन ने और पेमेंट कर दिए। तो इसका मतलब कि बैंक का बैलेंस तो नेगेटिव हो चुका है। तो 55,600 माइनस 2,70,000 आपने एक दे दिए, और माइनस 5,800 रुपये आपने एक और दे दिए, यानी कि 2,20,200 रुपये आपके माइनस में आ गए। तो माइनस में आ गया, इसका मतलब कि बैंक बैलेंस पॉजिटिव की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है, क्योंकि 270 और 5,600 रुपये तो आपने दिए हैं, 5,800 रुपये, 5,800, और जबकि आपके पास सिर्फ रुपए पड़े थे बैंक के अंदर, वो थे 55,600 रुपये। तो जैसा मैंने कैलकुलेशन किया है अभी, तो 2,20,200 रुपये आपके उल्टा इस साइड में क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। तो वो आपके यहाँ पे बैंक का क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट। और अब एक लास्ट फाइनल आइटम गुडविल। गुडविल जो है वो आपके किस में आता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। और नॉन करंट एसेट्स के अंदर गुडविल जो है उसमें काफ़ी अमाउंट आ गए थे, 393 एक आया था। फिर आपने 35,000 रुपये एक और रिटर्न ऑफ किया था। फिर उसके बाद 5,800 का आपने एक एक्सपेंस लिखा, लेकिन बाद में इसमें से गुडविल को आपने 40,000 अमाउंट के साथ क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ भी कर दिया। तो मैंने टू मैनी एडजस्टमेंट्स है इसमें, 393 प्लस ट्रेडमार्क के 35,000 प्लस एक्सपेंस के 5,800 और माइनस 40,000, तो यानी कि 393,800, जो शायद बुक में आंसर अलग से दे भी रखा है 393,800, तो वो आपका आंसर इसके अंदर आ जाएगा 393,800। अब मैं इसकी एक बार दोनों साइड की टोटल कर लेता हूँ कैलकुलेटर पर चेक, और फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए मैंने इसकी टोटल दोनों साइड की टोटल लगा ली है, और एग्जैक्टली बुक के बराबर इसका आंसर 19,78,800 आ चुका है। ठीक है ना। तो अभी ये बैलेंस शीट जो है ये भी बड़ी आसान है। अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर जो अपन ने बैलेंस शीट की है वो थोड़ी सी यूँ अलग है कि इसके अंदर केवल वेंडर की ही बैलेंस शीट दी हुई थी, उसी से अपन ने बैलेंस शीट बनाई। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर केवल इसकी नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको परचेजर जो है उसकी बैलेंस शीट दी हुई होगी, तो दोनों को अपन को क्या करना है, मिक्स करना है। तो मैं परचेज मेथड का इसके बाद एक और क्वेश्चन करवा दूंगा, और उसके बाद फिर जो सेकंड मेथड है मर्जर मेथड, उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। और आप लोग इसको अच्छे से देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सएप पे जो है मुझे मैसेज कर सकता है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, या फिर ज़्यादा ज़रूरी होगा तो आप चाहे भले कॉलेज में आकर भी थोड़ा बहुत जो है डिस्कशन कर सकते हैं, या मैं कहूँ तो एक टाइम पर पर्टिकुलर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।